हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन 2000 आपका यहाँ पर 24 और 25 का है। मतलब लास्ट ईयर का पेपर है, बिल्कुल परफेक्ट, जो आपका एक कह सकते हैं ना सैंपल पेपर से बढ़िया आपका है ये, क्योंकि ये सीबीएसई का ही पेपर है। लास्ट ईयर एग्जाम आया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं और खासकर मिड टर्म में तो लगभग आ ही जाते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को पेपर का जो फॉर्मेट है वो पता नहीं होता है, चीजें पता नहीं होती है, तो कोशिश करूंगा फॉर्मेट बता दूं, चीजें बता दूं और आपको एक चीज और बता दूं कि पिछले 6 सालों से मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूं, ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, तो मुझे भाई पता है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और वीडियो का अंत तक जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व करवाऊंगा, साथ ही साथ और कौन से टॉपिक उससे रिलेटेड है या उससे इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको बता दूंगा। साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। देखो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि भाई पेपर का जो फॉर्मेट सिंपल है, 3 आवर्स का रहने वाला है। मैक्सिमम जो मार्क्स है वो 80 है, जिसमें 20 मार्क्स आपके टीचर के हाथों में है। और अगर आपने टीचर के साथ ले लिए है पंगे तो भाई साहब 20 नंबर वो भूल जाओ, क्योंकि टीचर वो 20 नंबर पूरे नहीं देने वाला, क्योंकि पंगे नहीं लेने थे आपको टीचर से। दूसरी बात, अब फॉर्मेट बहुत सिंपल है कि 30 क्वेश्चन आपके हैं, जिसमें ए बी सी डी और ई करके हैं। सभी क्वेश्चन करना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। 1 से लेकर आपका 12 तक आपके बहुविकल्प हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। उसके बाद आपका 13 से 18 आपके 2 अंक वाले प्रश्न हैं, जो कि 50 से 60 वर्ष से आपको अधिक नहीं लिखना है। उसके बाद 19 से आपका 23 से 4 अंक वाले हैं, प्रत्येक का जो उत्तर है आपको आंसर देना है 100 से 120 वर्ड्स में। और 4 अंकों में आपको 2 में आंतरिक विकल्प भी दिए जाएंगे, तो वहां से आप कर सकते हो। बाकी 26 और 24 से लेकर 26 आपके कार्टून, पैसेज और मानचित्र पर आधारित हैं। बाद में आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो 27 से 30, मतलब 4 ही क्वेश्चन आपके आते हैं, जो आपको मैक्सिमम 170 टू 180 वर्ड्स लिखना है। आइए बात करते हैं आपके पेपर की और भाई किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, क्या तरीके हैं। तो देखो ये पहला क्वेश्चन आपका बना ऐसा कि भाई चीन ने उद्योगों का निजीकरण कब किया, मतलब चीन ने जो आपका उद्योग है उसका निजीकरण कब किया। आपके सामने ऑप्शन है ए 1978, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1998 या 2008। देखो ये इनमें से 3 टॉपिक चाइना वाले में सही है और बिल्कुल सही भी है। जैसे देखो 1978 में चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई। मैंने कहा था ना बहुत सारी चीजें ऐसे बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम की हैं। तो चाइना ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई? 1978 में देंग शाओपिंग के नेतृत्व में, मतलब ये आंसर तो नहीं होने वाला। दूसरा है 1988, तो चाइना ने जो आपका 1988 का टाइम पीरियड है, यहां पे आप कहोगे चाइना में जो आपके भारत के राजीव गांधी थे और चाइना के बीच में संबंध बने, तो 1988 में बने हो, मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा है 1998, तो भाई जो तीसरा 1998 एक्चुअली राइट आंसर यही है आपका सी। इसका राइट आंसर है सी। 1998 में चाइना ने निजीकरण किया अपना उद्योग का, और साथ ही साथ SEZ को अपनाया। SEZ का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, तो ये भी चाइना ने किया। और 2008 वाला चाइना से रिलेटेड नहीं है, 2008 वाला जरूर नेपाल से रिलेटेड है, क्योंकि नेपाल में नया संविधान बनना शुरू 2008 में होता है, मतलब एक तरीके से राजतंत्र पूरी तरीके से समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन आपका है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये चैप्टर नंबर आपका जो है वो अंतरराष्ट्रीय संगठन वालों में से है। ऑप्शन आपके सामने है, एक क्या है ये अंतरराष्ट्रीय संगठन? एक सरकारी संगठन है, बी एक स्वयंसेवी संगठन है, सी एक अर्ध सरकारी संगठन है, डी एक निजी संगठन है। इसका राइट आंसर एक स्वयंसेवी संगठन है, निजी संगठन है, मतलब प्रकार से आप कह सकते हो स्वयंसेवी संगठन एनजीओ है ये। और ये खासकर मानवाधिकार, ये एमनेस्टी क्या करता है? विश्व का अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो मानवाधिकार से संबंधित है, मानव के अधिकारों की रक्षा करता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका बना था कि भाई सहयोग मूलक सुरक्षा में अंतिम उपाय के रूप में डैश का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए धन का, ऑप्शन बी बल का, ऑप्शन सी तकनीक का, सभी देशों के बीच सहयोग का। देखिए अंतिम रूप अगर हम बात करें सुरक्षा का, तो भाई सिंपल है कि बहुत सारे जो देश हैं उनका प्रयोग करा जा सकता है, ठीक है। और अंतिम उपाय है तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 4, जो अभिकथन और कारण में से संबंधित है। तो अभिकथन ए कहता है 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। दिस इज परफेक्ट आंसर, ये बिल्कुल सही है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में ही हुआ है 1992 में। कारण आर कहता है क्लब ऑफ रोम ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ शीर्षक में पुस्तक आपकी प्रकाशित करी। देखो दोनों सही हैं, लेकिन कथन कारण की व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि दोनों का रिलेशन कुछ खास नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी आपका इसमें लग जाएगा। कथन कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है, लेकिन दोनों सही हैं, दोनों परफेक्ट हैं। और जो ये लिमिट्स टू ग्रोथ है ये जनसंख्या के बढ़ते प्रभाव को लेकर था, आपका चिंता है, मतलब व्यक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 5, अभिकथन कहता है कि आजादी से ठीक पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि वह भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ ही रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आजाद हो जाएंगे, ठीक है।
और कारण आर बताया कि भैया अंग्रेजी राज का नजरिया यह था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से स्वतंत्र रहें। ये बिल्कुल सही है, दोनों ही आपका बिल्कुल सही है। और यहां पे आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश शासन ने जब आजादी घोषणा करी तो भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व से रजवाड़ों की अधीनता आपके आजाद हो जाएंगे। और अभिकथन कारण की जो व्याख्या है वो कर रहा है, आप इसका ए लगा दीजिए, इसका ए अभिकथन कारण की व्याख्या कर रहा है। दोनों का रिलेशन एक्चुअली रजवाड़े से रजवाड़ा मतलब टॉपिक है, तो ए इसका ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 6, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन आधार होना चाहिए? ए ऑप्शन है नागपुर अधिवेशन, बी कोलकाता, सी मद्रास या डी इलाहाबाद। राइट आंसर आपका है नागपुर, जो कि 1920 में नागपुर अधिवेशन आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, निम्नलिखित में किन संसाधनों को लेकर भू राजनीति की जाती है? ऑप्शन ए है इमारती लकड़ियां, ऑप्शन बी है आपका तेल, ऑप्शन सी है आपका पानी, ऑप्शन डी है आपका शिक्षा। देखिए 1, 2 और 3 जो आपका है भू राजनीति जो है, क्योंकि भू राजनीति की बात कर रहा है तो 1, 2, 3 आपका होना चाहिए, जिसमें आपका शिक्षा नहीं होना चाहिए। 4th जिसमें नहीं है आपका वो बिल्कुल सही, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ठीक है, शिक्षा को लेकर भू राजनीति थोड़ी ना होती इतनी यार, मतलब फिलहाल तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, बड़े बांधों के खिलाफ विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन कहां हुआ था? ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कनाडा। राइट आंसर आपका है ऑस्ट्रेलिया, फ्रैंकलिन नदी पर हुआ था और ये ऑस्ट्रेलिया में 1980 के दशक में आपका हुआ। देखो एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूं तो बहुत सारे जो क्वेश्चन और भी बनेंगे उसको भी आप सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 9, निम्नलिखित रिक्त स्थान को नीचे दिए गए किन्हीं एक उपयुक्त जो पद है उससे बढ़ना है हमें कि ये कौन से किसका है? तो ऑप्शन ए कहता है आपका पुरानी दुनिया में पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की जगह अब डैश पड़ गई है। क्या पड़ गई है? ए नई पड़ गई है, बी पुरानी पड़ गई है, सी मध्यम पड़ गई है या डी तीव्र पड़ गई है। इसका राइट आंसर आपका है पुरानी पड़ गई है, मतलब बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 10th, जिसमें निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। और क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है कि मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, तो ये कब हुई? देखो संवैधानिक राजतंत्र की जब बात करता है तो ये काफी समय पहले एक आपका है। उसके बाद आपका मणिपुर, ये आपका फिर कब हुआ? पुत्री श्री रामुलु जी का कब हुआ? और राष्ट्र सिद्धांत की मांग कब की गई? देखो यहाँ पे पॉइंट जो है वो थोड़े से गोल मटोल कर दिया गया है। अब हम देखते कौन सा है। अगर राजतंत्र आपका है तो मणिपुर में बहुत पहले हुआ होगा, लेकिन 1948 वाला हमने पढ़ा है तो हम लोग उस पर जाएंगे। भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट तो 1900 आपका जो 47 का भाषण है, 1947 का जो भाषण है वो था। और पोटी श्री रामुलु जी हैं 1952 वाले हैं, तो इनका 52 हो जाएगा। राष्ट्र सिद्धांत की बात करें तो 1930 के दशक में आपका है। तो क्रम अनुसार अगर हम लोग सबसे पहले जाएंगे तो आपका सबसे पहले होना चाहिए आपका राष्ट्र सिद्धांत की जो मांग है मान लीजिए, और दूसरा आपका इसमें हो सकता है कि भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट, फिर आपका पोटी, ये आपका ठीक है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। इसका जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्र वाला 1930 के आसपास है, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो है वो हो जाएगा। दूसरा आपका भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट 47 है, तो वो हो जाएगा। मणिपुर 48 वाला होगा, तो वो सही है बिल्कुल। और फोर्थ आपका जो है वो आपका थर्ड होना चाहिए, पोटी श्री रामुलु 1952। तो इसका राइट आंसर आपका 10th का सी रहने वाला है। आपका क्वेश्चन है सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? ए आपका है अब्दुल खान, बी सलमान खान, सी आपका खान बशीर खान या डी आपका खान अब्दुल गफार खान। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा इसका। सीमांत गांधी के नाम से जो पश्चिमोत्तर के निर्विवाद नेता खान अब्दुल गफार खान जी हैं उनको माना जाता था, और ये इन्होंने मतलब पाकिस्तान के बनने का विरोध भी किया था। क्वेश्चन नंबर 12 की स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन था? तो भैया ए ऑप्शन है इंदिरा गांधी, बी श्रीमती अमृतबाई, सी आपका है राजकुमारी अमृत कौर या फिर डी आपका राजकुमारी अहिल्या कौर। इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है सी, राजकुमारी अमृत कौर जो है वो स्वास्थ्य मंत्री रही थी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अब देखिए 2 नंबर वाले क्वेश्चन में है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ किन आधारों पर एक महाशक्ति बन गया? भाई सिंपल है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद आप कह सकते हो कि जो सोवियत संघ है उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकास कर रही थी, और साथ ही साथ उसकी अर्थव्यवस्था के साथ सैन्य क्षमता बहुत मजबूत हो रही थी, और यही कारण थे कि सोवियत संघ जो है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ा और एक परमाणु संपन्न देश भी बन जाता है बाद में चल के, मतलब वो संगठन बन जाता है। तो ये उसके कारण आप बता सकते हो। और कुछ उसकी विशेषता की 15 उसमें गणराज्य हुआ करते थे, बाद में उसने सीटों से आपकी वार्सा पैक्ट की स्थापना करी, थोड़ा उसको भी बता सकते हो। साथ ही क्वेश्चन नंबर 14 है कि यूरोप के पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था का एकीकरण किस प्रक्रिया द्वारा हुआ और परिणाम स्वरूप कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी बनी? देखो यहां पे जो थोड़ा सा ना
कंफ्यूजिंग है बिल्कुल, मतलब यूरोप के जो पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था का एकीकरण हुआ और परिणाम स्वरूप कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी बनी। तो यहां पे जो कंफ्यूजन है वो ये है कि सिंपल है कि यूरोप में जो अर्थव्यवस्था का एकीकरण हुआ है वो आपका मार्शल योजना के तहत हुआ था, वो अमेरिका ने जो आर्थिक आपकी सहायता दी थी। परिणाम स्वरूप कौन सी कम्युनिस्ट पार्टी, तो यूरोप में तो कम्युनिस्ट पार्टी नहीं कह सकते, बट चाइना में और सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी जरूर बनी थी और कम्युनिस्ट की शासन वहां शुरू हो गया था, तो उसके विरोध में कह सकते हो कि उसके कंपटीशन में, अदरवाइज वहां तो यूरोप में तो कोई कम्युनिस्ट पार्टी नहीं बनी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल विवाद किसके सहयोग से तथा कब हुआ? तो ये आपका 1960 की बात है और विश्व बैंक के सहयोग से। 1960 में विश्व बैंक जो आपका है, कौन है? विश्व बैंक जो आपका है उसके सहयोग से हल किया गया था और इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आप लिख दीजिए। उसके बाद हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्या आवश्यकता चाहिए? भाई बहुत इजी है, लिख दो विश्व में शांति की स्थापना के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए, बीमारी से रोकथाम के लिए, आतंकवाद से बचाव के लिए, कुछ भी लिख दो 2 नंबर में तो बहुत चल जाएगा। आजादी की लड़ाई में नेताओं के बीच किन 2 बातों पर आम सहमति? अरे भाई दूसरी जो बुक है ना उसका पहला चैप्टर और पहले चैप्टर की लगभग मान के चलो कि 5-6 लाइनें छोड़ दो तो 7वीं से 8वीं लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा कि आजादी से पहले हमारी 2 बातों पर चली थी। पहला कि हम लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे, क्या लोकतांत्रिक सरकार बनाएंगे, और दूसरा सभी के भले के लिए काम करेंगे। ये आपका 17 का आंसर मिल जाएगा आपको 2 नंबर का। अगला 18वां है जनसंघ, भारतीय जनसंघ पार्टी के 2 नेताओं के नाम। अरे यार बता दो, 1951 में जनसंघ पार्टी बनी, ये भी बता दो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको मतलब स्थापना आपकी करी थी। उसके अलावा आप अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिख सकते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी कह सकते हो आप। तो ये मतलब पुराने जो नाम है ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है। खासकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपके। दीनदयाल उपाध्याय का नाम कैसे भूल सकते हैं हम लोग, तो दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिख दो, कम से कम चल जाएगा आपका काम 2 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, मध्य एशिया के देशों में संघर्ष एवं तनाव की किन्हीं 2 परिस्थितियों को उजागर कीजिए। बिल्कुल होता है, चाहे आप मध्य एशिया की जब आप बात करते हो तो मध्य एशिया में आपका इजराइल के बीच में, सीरिया के बीच में आपस में झगड़े होते हैं, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में आपस में झगड़े होते हैं, इजराइल और आपका जो अरब कंट्रीज और आपके हैं सऊदी अरेबिया है या आपका यमन है, इनके बीच में रिलेशंस आपके खराब होते हैं, तो खासकर जमीन को लेकर होते हैं। एक तो जमीन विवाद होता है, दूसरा तेल, जैसे ईरान के साथ या इराक जो आपस में संघर्ष इनके बढ़ते हैं वो तेलों को लेकर आपको संघर्ष को लेकर होता है। जैसे ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो विवाद है वो तेल के बंटवारे को लेकर है। तो ये आप बता सकते हो। इस 4th वाले में क्वेश्चन काफी बनाने वाला, कुछ खास एग्जैक्ट आंसर नहीं, बट आप अच्छे समझो जो मैंने बताया। जैसे मैंने कहा कि जमीन को लेकर जैसे इजराइल और आपका फिलिस्तीन में है, इजराइल और सीरिया में संघर्ष जो है वो राजनीतिक समस्या है या आप उस चीज को लेकर है। उसके अलावा आपका सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो है वो तेलों की होड़ को, इराक को लेकर, मतलब इराक के बीच में वो तेल की होड़ को लेकर है, तो उसकी चीज में मतलब एक प्रकार से आप संघर्ष है। क्वेश्चन नंबर 20, सोवियत खेमे में अंत से क्या अभिप्राय है? सिंपल सी बात है, सोवियत खेमे के अंत का मतलब है 1991 में सोवियत संघ आपका खत्म हो गया, मतलब पूंजीवाद जो है वो जीत गया, साम्यवाद की हार हुई, 15 गणराज्य जो उसके माध्यम से आपके उदय हो जाते हैं और अमेरिकी जो वर्चस्व है या प्रभाव है लगातार बढ़ रहा है। इस तरह के आंसर आप इसमें लिखेंगे। साथ ही क्वेश्चन नंबर आपका 21, और भाई देखो वन ऑफ दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है। आप अगर लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर निकालोगे ना मेरे भाई, ये क्वेश्चन फंसता ही फंसता है। तो पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना क्यों नहीं हो पा रही है? उसके बहुत रीजन है, चाहे भूस्वामी है, अभिजात वर्ग है, सामाजिक उनका और धर्मगुरु है, इनका सामाजिक दबदबा है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना हो। भाई सिंपल है यार, अगर कोई राजा आदमी है तो अपने बगल में थोड़ी ना लोगों को बैठा लेगा, वो कहेगा मैं राजा बना रहा हूं, तो फायदा है मतलब इन धर्म गुरुओं को या अभिजात लोगों को हो रहा था, तो आम जनता को फायदा क्यों होने दोगे? दूसरा, भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष है और संघर्ष वाले में क्या होता है, लोगों को लोकतंत्र में खोट दिखती है कि भाई भारत के लोकतंत्र मतलब पाकिस्तान के लोकतंत्र में खोट है, ये हमारे पाकिस्तान की रक्षा नहीं कर पाए, उनका ऐसा मानना है, तो वो सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं। तीसरा आपका यह कि पाकिस्तान में समय समय पर जो पश्चिम के देश हैं या अमेरिका है, उन्होंने सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। अब बोया पेड़ बबूल का तो अम्ब कहां से खाया, आपने करा कुछ है तो पाओगे कुछ कैसे, जो करा है वही तो पाओगे। तो जो अमेरिका ने या पश्चिम के देशों ने वहां सैनिक शासन को बढ़ावा दिया तो सैनिक शासन ही बढ़ेगा, लोकतंत्र तो नहीं बढ़ेगा। उसके अलावा आतंकवाद, बेरोजगारी, गरीबी, ये सारे कारण आप देख सकते हो। पूर्वी पाकिस्तान में असंतोष के कारण क्या थे? भाई सिंपल है कि पूर्वी पाकिस्तान जो आपका था वो बांग्ला भाषी था, ठीक है, बांग्ला भाषी था, उस पर उर्दू भाषा थोपी जा रही थी। इसके अलावा वहां पर उनको प्रतिनिधित्व बराबर नहीं मिल रहा था। जो संसाधन पूर्वी पाकिस्तान मतलब आज के बांग्लादेश के थे, वो यूज पश्चिम पाकिस्तान मतलब आज के पाकिस्तान में हो रहे थे, इनमें नाराजगी थी। फिर जब इलेक्शन होते हैं, चुनाव होते हैं, तो चुनाव में यहाँ की पार्टी जो है इसको 164 सीटें, पाकिस्तान की जो यहाँ की पार्टी पाकिस्तान की तरफ जो आज का पाकिस्तान, उन्हें 36, टोटल मिलाकर दोनों इलाकों में 300 सीटें मान लो हैं। तो बांग्लादेश वाले जो हैं पार्टी वाले, उनको अपनी पूरे इलाके की 164 सीटें मिल जाती हैं और पाकिस्तान वालों को भी अपनी तरफ वाले 136। अब आप कहेंगे कम ज्यादा क्यों है?
कम इसलिए है पाकिस्तान वाले की तरफ क्योंकि जनसंख्या उधर पहले कम थी और आज के बांग्लादेश की तरफ ज्यादा थी। अब ये लोग सरकार बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो पश्चिम पाकिस्तान आज का पाकिस्तान है उसने माना नहीं, और संघर्ष वहां से फिर फैलता चला गया। तो वहां पे आपका जो लड़ाई है, संघर्ष है, मुक्ति वाहिनी सेना कर लो या वहां की जो और लीडर्स थे उन्होंने झगड़ा किया, बाद में संघर्ष हुआ, महिलाओं का भी वहां दमन हुआ, बहुत संघर्ष हुआ, बाद में इंडिया ने सपोर्ट किया और 1971 में आपका बांग्लादेश बनकर तैयार हुआ एक नया देश। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है कि भाई पारंपरिक जो आपकी धारणा उसमें सैन्य खतरे का स्रोत कौन होता है, और युद्ध की स्थिति में भाई यार इतना इजी क्वेश्चन दे दिया, आप बता दो सैन्य खतरे का जो स्रोत है वो कोई दुश्मन देश होता है या पड़ोसी देश होता है, और युद्ध के समय हमारे पास कम कम 3 विकल्प होते हैं। कौन से 3 विकल्प हैं? पहला है आत्मसमर्पण, बिना लड़े हथियार डाल दो, आत्मसमर्पण। दूसरा हमारे पास जो विकल्प होता है वो है शक्ति संतुलन, सामने वाले दुश्मन के बराबर खुद को मजबूत कर लेना, ये दूसरा विकल्प होता है। तीसरा होता है आपका गठबंधन, अगर मैं अकेले नहीं जीत सकता तो मैं अपनी सेना लेके आऊंगा, अपने दोस्तों की सेना लेके आऊंगा और तुम्हें मारूंगा, ये आपका रहेगा। उसके अलावा सुरक्षा की किन्हीं दो सुरक्षा नीति किन्हीं 2 घटकों का वर्णन करें, तो यार सुरक्षा नीति के 2 घटक की अगर हम बात करें तो आप अपनी सैन्य क्षमता मजबूत कर सकते हो और उसके अलावा अपनी जो अंदरूनी समस्या है उसको हल कर सकते हो, तो ये आपके घटकों में आपका शामिल हो सकते हैं। उसकी पारंपरिक और अपारंपरिक जो धारणा है वो उसके बारे में आप बता सकते हो कि पारंपरिक धारणा भी होती है और अपारंपरिक धारणा भी आपके घटक में शामिल हो जाता है। तो ये आंसर इसका लिख सकते हो। बाकी परफेक्ट जो आंसर आपको लिखना चाहिए वो ऊपर वाला अगर ऐसा आता है तो आपको ये लिखना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका है 23वां, जिसमें भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग और असहयोग के कोई 2 मसले। भाई बहुत है यार, बहुत है। सहयोग में अगर मैं कहूं तो जो आपका पर्यावरण में संघर्ष, पर्यावरण मतलब आप प्रकृति आपदा आती है उसको लेकर सहयोग है, और 1991 में भारत ने पूर्व चलो की नीति अपनाई थी। किसकी पूर्व चलो की नीति? बांग्लादेश उसका हिस्सा है। 2 पॉइंट हो गए। नेगेटिव बता दो, फरक्का जल विवाद, दोनों के बीच में पानी के जल को लेकर मतलब विवाद है और सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी है। साथ ही बांग्लादेश आरोप लगाता है कि हम लोग उसका जो इलाका है वहां पे जो प्राकृतिक गैस है उस पर सेंधमारी मतलब हम हड़पना चाहते हैं, उसका ऐसा मानना है। और हम लोग भी आरोप लगाते हैं कि जो आपके कट्टरपंथी जो वहां के समाज के लोग हैं जो भारत विरोधी गतिविधियां करते हैं, बांग्लादेश की सरकार उन पर एक्शन नहीं लेती। तो ये नेगेटिव पॉइंट्स आपके बन सकते हैं। जैसा बताया बिल्कुल परफेक्टली आप उसमें बता दो। अब गद्यांश वाले जो आपके टॉपिक्स आते हैं तो देखो इसमें सिंपल है कि सुरक्षा की धारणा, सुरक्षा की आवश्यकता किसे है? डैश एक देश को है, एक राज्य को है, समुदाय को है, संपूर्ण मानवता को। इसका आंसर है संपूर्ण मानवता को सुरक्षा की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन खतरे की गैर पारंपरिक स्रोत है? देखो एक होता है पारंपरिक, एक होता है गैर पारंपरिक। तो पारंपरिक में एक आपदा है, बी महामारी है, सी जनसंहार है और वैश्विक ताप वृद्धि है। देखो गैर पारंपरिक बोल रहा है ना, तो गैर पारंपरिक में आपका जो है इसमें आप बता सकते हैं कि ये जो जनसंहार तो देखो नए स्रोत है, तो जनसंहार ये नहीं होना चाहिए। सी बिल्कुल सही है इसमें, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। 14 का आपका थर्ड, मानवता की सुरक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? प्राकृतिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, मानवीय गरिमा की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा। राइट आंसर बिल्कुल आर्थिक और गरिमा जो वर्ड है ना, देखो ये थोड़ा सा वैलिड है, तो इसका राइट आंसर सी ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 24 का 4, कौन से खतरों में से व्यक्तियों को बचाना जाना चाहिए? ए आपका प्राकृतिक आपदा है, बी अकाल है, सी महामारी है, सभी प्रकार के खतरे। अरे यार आंसर डी है, सभी प्रकार के खतरे से भाई मानव को बचा लो यार, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अब आपका मैप ऐसा भी आ सकता है, देखो सिमिलर मैप आ सकता है, तो बच्चों ध्यान से इसको देख लो भाई। अब क्वेश्चन आपका जो बनेगा, मान लो पूछ ले कि भाई वह राज्य जहां नेहरू जी आपके 1952 में सांसद बने थे, तो जो नेहरू जी है वो आपका यूपी से बने थे, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। बोधचंद्र सिंह आपके बिल्कुल मणिपुर बिल्कुल सही है, मणिपुर का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है वह राज्य जहां पोटी श्री रामुलु है, बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, ये रहा आंध्र प्रदेश। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आपके आंसर जो लगे पड़े हैं, तो आपको यही लगा देने हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह राज्य जहां से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, भाई गुजरात है, बिल्कुल सही है, और गुजरात का जो ऑप्शन आपका है वो है आपको गुजरात, ये रहा ए, तो लास्ट वाले का ए हो जाएगा। अब आप गलती ये करते हैं मैप भर के दे देते हो, इसको भरो भाई, इसको भरो यार, यहाँ पे अक्षर डालो, कौन सा अक्षर ए बी सी जो भी है, उस राज्य का नाम डालो यहाँ पे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन था भाई जहां नेहरू जी हैं, तो नेहरू जी का अक्षर किस में है? अक्षर है डी और आंसर है उत्तर प्रदेश, तो पहले का हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अब आपको उत्तर प्रदेश पहले में भर देना है, यहां तो वही लिखा भी नहीं जा रहा है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन जो रहेगा, ये देखो समझा दिया इसमें, लगभग आप देख लो, और कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। ये फिर से कार्टून रिपीट हो सकता है कि भाई दिए गए कार्टून को सावधानी पूर्वक देखिए, मतलब देखिए और बताइए किस चीज पर हो रही है, तो किस गंभीर विषय पर है। भाई देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इलेक्शन कमीशन टाइप कुछ दिख रहा है, तो ये इलेक्शन कमीशन पर ही चर्चा हो रही है। प्रदर्शित कार्टून किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? तो भारत में चुनाव संबंधित व्यवस्थाओं की ओर है, और किस प्रकार से जो नेता है
वो आप उस पर चर्चा, गहन चर्चा कर रहे हैं। साथ ही कार्टून किस वर्ष के चुनाव की ओर है, तो ये 1951-52 का चुनाव है। 1951-52 का जो चुनाव, पहला आम चुनाव था ना, ये उसकी बात कर रहा है। तो आपको पहले आम चुनाव की बात की जा रही है। अगला देखिए, आप 6 नंबर वाले आपके क्वेश्चन है कि भाई यूरोप संघ की तर्ज पर आसियान ने समुदायों का गठन किया और आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ। अरे भाई बिल्कुल, आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ बताओ ना। 2003 में यूरोप जो आपका आसियान है उसने 2003 में अपने 3 स्तंभ बनाए। एक सुरक्षा समुदाय, सुरक्षा समुदाय का मानना है कि भाई कोई भी विवाद है उसको युद्ध भूमि तक लेकर मत जाओ, तो एक तो ये। दूसरा जो आपका है आर्थिक समुदाय, जो आपका आर्थिक और मतलब साझा बाजार और साझा उत्पादन के आधार तैयार करने की बात करता है। तीसरा समुदाय आपका सामाजिक आर्थिक समुदाय, वो भी बात करता है कि जो बातचीत के माध्यम से संघर्षों का समाधान हो। तो आप इसको यहां पर लिख सकते हैं, ये आसियान के स्तंभ है। बाकी आसियान की स्थापना जो है ये भी याद कर लो, अगर मान लो आ जाए 1967 में इसकी स्थापना होती है। और आसियान के 5 संस्थापक देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, थाईलैंड। 5 और है, मतलब वर्तमान में इसकी संख्या 5 + 5 मतलब 10 है। और धान की 10 बाली इसके, आप अगर आपका मैप अगर मला आ गया ना इसका पिक्चर, तो उसमें धान की 10 बालियां याद रखना। और जो वो गोला होगा वो उसकी एकता का प्रतीक है, मित्रता का प्रतीक है, वो चीज बता देना। 5 देश और इसके, ब्रुनेई दारुस्सलाम, आपका वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस की बात कर लो। तो ये आपके 5 और कंट्रीज हैं, ठीक है। अगला आज का उद्देश्य यार, ये तो बहुत ईजी है। आसियान का पूर्ण रूप क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, जिसकी स्थापना 1967 में हुई बैंकॉक घोषणा पत्र में हस्ताक्षर करके। देखो एक एक चीज बता रहा हूं मैं आपको। उद्देश्य इसके 3 है, तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, उसके बाद दूसरा बताओ आर्थिक विकास के माध्यम से सामाजिक सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना, और तीसरा बताओ कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम कायदे कानून को मानते हुए अपने क्षेत्र में शांति और स्थायित्व कायम करना। परफेक्टली जितना आप बता सकता हूं आपको वो चीजें बता दी, लिख दोगे काम हो जाएगा। क्वेश्चन रिपीट होंगे, पहले बता रहा हूं मैं। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने वाले कौन से कदम है? भाई ये 2005 की बात चल रही है। 2005 में जब इसको 60 वर्ष हो जाते हैं यूएनओ को, जो कि आपको पता होगा कि 24 अक्टूबर आपका 1945 को इसकी स्थापना होती है यूएनओ की, जिसमें संस्थापक जो आपके देश हैं वो 51 हैं और वर्तमान में इसके देशों की संख्या 193 है। सबसे लास्ट में आपका दक्षिणी सूडान शामिल हुआ है। आइए इसको बताते हैं कौन कौन से पॉइंट है प्रासंगिक वाले। तो शांति संस्थापक आयोग का गठन, किसका? शांति संस्थापक जो आयोग है इसका गठन किया गया है। एक तो ये पॉइंट आपका है जो विश्व भर में शांति की बात करता है। दूसरा, अगर कोई नागरिक मतलब कोई देश अपने नागरिकों की रक्षा ना कर पाए तो विश्व बिरादरी उसकी जिम्मेदारी लेगी, दूसरा पॉइंट। तीसरा बता दो भाई मानवाधिकार आयोग का गठन, किसका? मानवाधिकार जो आपका आयोग है इसका गठन हुआ और 2006 से जून 2006 से ये लागू आपको हुआ, 19 जून लगभग सक्रिय है, काम कर रहा है। और इसके अलावा लोकतंत्र कोष का गठन, ये विश्व भर में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए कोष का गठन करता है। पॉइंट वाइज याद रखना, 14 पॉइंट है। पांचवा सहस्त्राब्दी आपका जो विकास कार्यक्रम है उसकी बात करता है। तो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो आपका है, मतलब ये अपना एक लक्ष्य निर्धारित करता है, उसको पाने की बात करते हैं। और साथ ही साथ न्यायिकता परिषद को समाप्ति की घोषणा करी जाती है। तो ये सारे 6 पॉइंट है जो इसको एक अहम भूमिका बनाते हैं और यही इसके पॉइंट अगर आप लिख दोगे आसपास, भाई आपके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में विस्तार की आवश्यकता है, ये तो बनाना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि वर्तमान में सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद में केवल 15 सदस्य हैं जो कि विश्व की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी है। इनकी संख्या जो लास्ट बार बढ़ाई गई थी वो 1965 में बढ़ाई गई थी, जो कि सही बात नहीं है भाई, इसको समय समय पर अपडेट कर देना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है कि वैश्विक पर्यावरण प्रदूषण क्या है और इसके बचाव। देखो सिंपल है, विश्व जो हमारा है वो लगातार प्रदूषित हो रहा है विश्व स्तर पे, उसे वैश्विक आपका प्रदूषण कह सकते हैं। और इसके कारण जो है वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, साथ ही साथ बड़ी मात्रा में औद्योगिकरण को बढ़ावा है, वनों की कटाई है, ये सब चीजें हैं। बचाव कैसे कर सकते हैं? तो वनों को ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। उसके अलावा आपका ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम कर देना चाहिए। 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं को मानना चाहिए। ये सारे पॉइंट तो देखो इसके अथवा में आपका भारत वाला है कि भारत को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यता से छूट क्यों दी गई और भारत का मसला मतलब पक्ष क्या है। देखो बहुत सिंपल है यार। पहली बात तो ये है कि भारत को छूट इसलिए दी गई क्योंकि भारत एक विकासशील कंट्री है और 1997 में आपका क्योटो प्रोटोकॉल जापान के शहर क्योटो में हुआ था। इसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण को लेकर ही चर्चा की गई थी। भारत के साथ साथ चाइना और जो भी विकासशील कंट्री है उन्हें थोड़ी छूट मिली है क्योंकि वो विकासशील है, अभी विकास करना है, काम करना है और पर्यावरण को उन्होंने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए दी गई है। दूसरी बात, मसले में बहुत सिंपल पक्ष है, हम लोग हमेशा पर्यावरण हितैषी है। और 2001 में अगर हम बात करें तो ऊर्जा आपका संरक्षण अधिनियम हो, मतलब ऊर्जा के सही इस्तेमाल को हमने बढ़ावा देने के लिए बात करी। 2003 में हमने बिजली अधिनियम लाया जिसमें हमने बिजली के पुनर्वाह मतलब रीन्यूएबल बिजली के इस्तेमाल की बात करी। 2005 में जो आपका
जी आपका 8 कंट्रीज उनकी बैठक है, वहां पे पर्यावरण के मसले पर भारत ने अपना पक्ष रखा। साथ ही साथ 2010 में भारत ने एनजीटी की स्थापना कर दी आपकी। और एनजीटी का जो काम था वो बहुत सिंपल था कि भाई ये देखरेख करेगा भारत में, या कोई ऐसा इलाका नहीं है, कोई ऐसा कंपनी तो नहीं है जो बहुत बड़ी मात्रा में पर्यावरण को खराब कर रहा है, दूषित कर रहा है, उस पर निगरानी रखने के लिए। साथ ही साथ भारत जो है 2016 कह लो, 2016 में भारत ने 2 अक्टूबर को 2016 में भारत ने जो पेरिस समझौता उस पर हस्ताक्षर भी करे। और भारत हमेशा से पर्यावरण को बचाने के लिए आगे रहा है, ये पॉइंट आप लिख सकते हो। साथ ही इसका 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट लगभग आखिरी ही है कि वैश्वीकरण ने भारत को कैसे प्रभावित किया और भारत के वैश्वीकरण को कैसे प्रभावित कर रहा है। देखो प्रभावित बहुत सही तरीके से किया कि राज्य हमारा कमजोर हुआ है, और आर्थिक रूप से अगर हम बात करें तो मजबूत भी हुए हैं कुछ हद तक, लेकिन हमारी जो आर्थिक निर्भरता है उसको बढ़ावा भी दे दिया गया है। साथ ही हमारी संस्कृति की मौलिकता पर भी प्रभाव पड़ा है। ये सारे पॉइंट आप बता सकते हो। साथ ही भारत को कैसे प्रभावित किया भैया, भारत ने कैसे किया? तो भारत ने विश्व स्तर पर जो हमारी संस्कृति है वो अमेरिका में भी आप देखो यूज हो जा रही है, या यूरोप में भी फैल रही है। तो लगातार हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो चीजें वो भी फैल रही है। हमारी कंपनी जैसे टाटा मोटर्स है या टाटा जो भी उसकी फ्रेंचाइजीज हैं वो आगे बढ़ रही है, अपना विकास करे। तो भारत ने भी विश्व को प्रभावित काफी हद तक किया है। थोड़ा सा बनो कि अगर क्वेश्चन बना दोगे, पॉइंट्स बना दोगे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो भी आपके हैं, तो वो काम चल जाएगा आपका। वैश्वीकरण के कारणों को उजागर करते हुए वैश्वीकरण की विशेषताएं, देखो बहुत सिंपल है। वैश्वीकरण ने क्या किया? पहली बात बताओ, व्यक्ति, पूंजी, वस्तु, विचार और श्रम का एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरण किया है। वैश्वीकरण की पहली विशेषता है। दूसरी बात, वैश्वीकरण ने आपका राजनीतिक प्रभाव डाले हैं, जिसमें राज्य पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हुआ है, लेकिन राज्य के काम करने की क्षमता में भी वृद्धि हुई है। उसके अलावा आपका बड़े जो आपकी जो प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था है पहले से विशिष्ट हुई है, पहले से अच्छी हुई है। जो संस्कृतियां हैं वो उनकी मौलिकता पर असर पड़ा है, बट पहले से संस्कृतियां भी थोड़ी अच्छी पड़ी हैं। तो पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हुए, थोड़े नेगेटिव बताते हुए अपनी बातों को यहां पे आप रख सकते हो, जो आपने आर्थिक में, राजनीतिक में और सांस्कृतिक में याद किया होगा। खास करके इस बार कोशिश करना कि राजनीतिक और आपका जो आर्थिक है और सांस्कृतिक जो पॉइंट्स है उनको भी याद कर लेना, प्रभाव के वैश्वीकरण को। तो जरूर आपके एग्जाम में क्वेश्चन वो आ सकता है। साथ ही देखो यहां पे थोड़ा सा अगर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, जो अंत तक रुके मेरे भाई उनको बताऊंगा, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां याद कर लो, और समस्याएं, विभाजन के समय क्या समस्याएं आई, और तीसरा आप जरूर बताना कि परिणाम क्या रहे आपके विभाजन के। राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां थी: एकता के सूत्र में बांधना, लोकतंत्र स्थापित करना और आर्थिक विकास करना। समस्याएं 4 थी आपकी। पहली समस्या यह थी कि भैया ऐसा कोई इलाका नहीं था विभाजन के समय जहां आपका मुस्लिम बहुल हो, क्योंकि विभाजन धर्म के आधार पे था, तो मुस्लिम बहुल नहीं था, इसीलिए पश्चिम पूर्व पाकिस्तान में बांट दिया गया, एक समस्या। दूसरी, जो इलाके मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में जाना नहीं चाह रहे थे, ये दूसरी समस्या थी, इसीलिए खान अब्दुल गफार खान जैसे लोगों ने इसका विरोध भी किया था। तीसरी समस्या, जहां मुस्लिम बहुल थे जैसे पंजाब और बंगाल, तो यहां पे अल्पसंख्यक आपके सिख और ईसाई थे पंजाब की तरफ, और बंगाल में आपके हिंदू थे। अब इनको बांटने के लिए हमने जिलों का आधार लिया, जिस जिले में मुस्लिम ज्यादा थे उनको पाकिस्तान दे दिया गया, और जिस जिले में आपके हिंदू और सिख थे इधर की तरफ मान लो, तो उन्हें हिंदुस्तान में शामिल कर दिया गया। साथ ही परिणाम क्या थे? तो भाई विश्व का सबसे बड़ा स्थानांतरण था। दूसरा परिणाम आप ये बता सकते हो कि भाई महिलाओं का शोषण हुआ, बड़ी संख्या में महिलाओं का अपहरण, बलात्कार या जबरन शादियां हुई। वस्तुओं का, अन्य वस्तुओं का बंटवारा, पुलिस के वाद्य यंत्र हो, कुर्सी, टेबल, आपका टाइपराइटर, रेलवे कर्मचारी, सबका बंटवारा हुआ। साथ ही शरणार्थियों की समस्या। तो ये आपके परिणाम आपके उसके विभाजन के रहेंगे। होपफुली मैं कोशिश कर रहा हूं कि सारे जो टॉपिक्स हैं इसमें ही आपको बता दूं। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। साथ ही चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो। जय हिंद, जय भारत।